थोड़ी देर पहले जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौक़िफ़ है वो बताएगा या जो वाक़यात है उसकी डिटेल बताएगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना मैं आपकी तकरीर आप सुना दे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं बलूचिस्तान असेंबली में या नेशनल असेंबली में। जो नुमाइंदगी है वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो फार्म 47 के नुमाइंदे, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। जब आप अपने असली नुमाइंदागान को आप उनको जेलों में डालें, आप इसको पार्लियामेंट से बाहर रखें और उन लोगों को पार्लियामेंट में रखें जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये बताओ मुल्क को कैसे चलाएगी? वहां पॉलिसियां क्या पॉलिसी होंगी? क्योंकि इस वक्त सबसे पहली जो कि एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, एक जाली तरीके से जो है ना असेंबली वजूद में लाई गई है और वो लोग असेंबली में बैठे हैं जिसके पास हक नहीं है कोई असेंबली में बैठे, उसके पास हक नहीं है कि वो हुकूमत बनाए, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। हम समझते हैं इसलिए। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौक़िफ़ है वो बताएगा या जो वाक़यात है उसकी डिटेल बताएगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना मैं आपकी तकरीर आप सुना दे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं और मैं जो कम से कम ये बदतरीन सिक्योरिटी फेलेवर है, ये इंटेलिजेंस फेलेवर है। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम किसी तौर पर इस किस्म की वाकयात की हर लिहाज से मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि इसकी पॉलिसी को जो है रिविजिट किया जाए। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी का, जो मुल्क में इस वक्त जो खासकर हम अमन व अमान की सूरत हाल है, इसकी बुनियाद क्या है? जब मुल्क में कानून न हो, जब मुल्क में आईन न हो, जब किसी इदारों का एहतराम और रिस्पेक्ट न हो, जब पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक बराए नाम पार्लियामेंट बन जाए और वो पार्लियामेंट जनाब चेयरमैन, वो पार्लियामेंट हम समझते हैं कि इस वक्त अगर बलूचिस्तान असेंबली में या नेशनल असेंबली में जो नुमाइंदगी है वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो फार्म 47 के नुमाइंदे, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। जब आप अपने असली नुमाइंदागान को आप उनको जेलों में डालें, आप इसको पार्लियामेंट से बाहर रखें और उन लोगों को पार्लियामेंट में रखें जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये बताओ मुल्क को कैसे चलाएगी? वहां पॉलिसियां क्या पॉलिसी होंगी? क्योंकि इस वक्त सबसे पहली
जो कि एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, एक जाली तरीके से जो है ना असेंबली वजूद में लाई गई है, और वो लोग असेंबली में बैठे हैं जिसके पास हक नहीं है कोई असेंबली में बैठे, उसके पास हक नहीं है कि वो हुकूमत बनाए, वो अवाम की नुमाइंदे नहीं है। हम समझते हैं इसलिए कि इस पार्लियामेंट में इस वक्त वो कुव्वत, वो ताकत नहीं है कि अवाम की नुमाइंदगी करे, इसलिए हमने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर री इलेक्शन करवाया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और सही अवाम की नुमाइंदगी जो है उसको मौका दिया जाए और पार्लियामेंट को तब ताकत मिल सकती है। आप देखें कि बलूचिस्तान की इश्यूज क्या है। आपने कभी उधर जो है ना, अगर आप उसको अपनी नुमाइंदगी नहीं देती, आप उसके हुकूक नहीं देती, आप अख्तर मेंगल जैसे एक पाकिस्तान और आइन के ऊपर यकीन रखने वाले के ऊपर, उनकी पूरी पार्टी के ऊपर पर्चे करे, 1700 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारा आदिल बादई जो एमएनए है यहां से बैठा हुआ है इधर, उसके घर पे चापे पड़ रहे हैं, वो पुलिस और इंतजामिया उस पे लगे हुए हैं कि कैसी पीटीआई को तोड़े, कैसी पीटीआई को कमजोर करे, और इसकी जो असल काम है कि वो सिक्योरिटी दे, तहफ्फुज़ दे, अमन कायम करे, उस पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इस मौके पे पीटीआई समझती है कि इस वक्त ये सब मामलात जो हो रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की वजह से हो रहे हैं। मुल्क में न कोई आइन रहा, मुल्क में न कोई आइन रहा, न कोई कानून रहा, न किसी इदारों के कोई रिस्पेक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके ताल्लुकात ईरान के साथ जो आपकी खारिजा पॉलिसी है, आपने अपनी खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं, आपने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बनाए और जिस तरह वहां ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आपको बिल्कुल आपको कंसर्न है, आपकी इश्यूज हैं, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, हमारी भी कंसर्न है बहुत चीजों पे, लेकिन उसके लिए आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद हैं। आप डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें, अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें, ताकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है उसके मुज़ाकरात टेबल के ऊपर उसके मामलात को हल किया जाए, ना कि आपने जो है ना पहली दफा ये हुआ कि इस वक्त जो बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और खासकर तुर्कमुस इलाकों पे लड़ाई चल रही है, और वहां के जो बिजनेसमैन है, जो हमारे इलाके का बिजनेस है, कारोबार है, पेशावर का तो सारा ज्यादा से ज्यादा दारोदार जो है ना वो अफगानिस्तान के ऊपर है, उधर से ज्यादा हमारा कारोबार होता है। हमारा ज्यादातर राबिता जो ये एक तारीखी तौर पर ये रूट, ये तो समरकंद, बुखारा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशियन स्टेट, ये यहां तिजारत के लिए आते थे और हमारी इकोनॉमीज पे चलती थी। हमने अपने दौर में ये कोशिश की कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर एक शिक इजाफा किया, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगा और रशियन स्टेट तक जाएगी। और उस वक्त आप देखें कि हमारे एक्सपोर्ट कितने बढ़े, उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट तकरीबन 1.7 बिलियन तक पहुंचे। इस वक्त हमारी जो ईरान के साथ तकरीबन $1 बिलियन और रशियन स्टेट और सेंट्रल एशिया के साथ ये मिला के तकरीबन $5 बिलियन बनते हैं। आज वो कारोबार बंद है। इसके मसाइल क्या आ रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, नौजवानों में नाउमीदी बढ़ रही है। आप अब अगर उन इलाके के लोगों के रोजगार भी छीने और फिर आप ये कहें कि भाई रूट काजेज ये हैं कि आपके जो जो बॉर्डर्स हैं उसका एहतराम करें और जो मामलात है वो मुज़ाकरात पे हल करें। तो नाज़रीन करम, ये थे जी असद कैसर साहब, जो कि कौमी असम्बली में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ख़ास तौर पे वो तनकीद का निशाना बना रहे थे ख्वाजा मोहम्मद आसफ को, डिफेंस मिनिस्टर्स को, क्योंकि उनके बकौल ख्वाजा आसफ जो है, जो बलूचिस्तान में मामला हुआ है दहशतगर्दी का इतना संगीन किस्म का, उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय उसके सद्देबाब की तरफ जो अवामल हैं उनकी जानब तवज्जो मबजूल करवाने की बजाय वो मुकम्मल तौर पे जो अपना फोकस है वो पीटीआई की तरफ रखे हुए हैं और पीटीआई को किस तरह से फिक्स करना है या पीटीआई को सोशल मीडिया को किस तरह से फिक्स करना है, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। उनके इस रवैये को लेके असद कैसर जो है वो ख्वाजा आसफ के ऊपर
تنقید کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ریزائن کرنے کا بھی جو ہے مطالبہ کیا کہ وہ اس سنگین دہشت گردی کے واقعے پر غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ استعفیٰ دیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ناظرین اکرام ایک دفعہ پھر سے اپنے اس عزم کو اظہار کیا کہ جب تک حقیقی نمائندگی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نہیں ہوگی تب تک جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بلوچستان اسمبلی ہو چاہے نیشنل اسمبلی کو، دونوں اسمبلیوں میں جو ارکان ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو لہٰذا جب تک حقیقی نمائندے عوام کی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے تب تک جو مسائل ہیں وہ جاری رہیں گے۔